हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है, अनाउंसमेंट किया गया था कि मिनी टेस्ट सीरीज पहल एकेडमी द्वारा शुरू की जा रही है और आज इस टेस्ट सीरीज का अपना पहला दिन है और मैं आपको करवाऊंगी इतिहास के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगी। इसके अलावा आपके पॉलिटी के अलग, एक दिन पॉलिटी के होंगे, एक दिन ज्योग्राफी के होंगे, एक दिन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के होंगे, इकोनॉमिक सर्वे के और करंट के क्वेश्चन भी डेली के आपको अलग अलग करवाए जाएंगे। ठीक है, और इसके में जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको इस मिनी टेस्ट सीरीज से करवाए जाएंगे। ठीक है, और आपको ये बहुत ही फायदेमंद होगी। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इनको पसंद आया आपको तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप ये टेस्ट सीरीज करो। टेस्ट सीरीज यहाँ मिनी टेस्ट सीरीज तो आपकी फ्री में चल ही रही है। इसके अलावा आपको कहे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है तो पहल एकेडमी की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ में किसी को प्रीलिम्स का ये है कि कोर्स करना है, अभी क्यों स्टार्ट हुआ है प्रीलिम्स का, एक साथ सारा कोर्स करना है तो यहाँ पहल एकेडमी का आपको पूरा कोर्स प्रीलिम्स का मिल रहा है। प्रीलिम्स का पूरा कोर्स है वो सिर्फ 3500 रुपये में है। 3500 रुपये में सारा कोर्स है। उसमें आपका क्या होगा कि 350 से ज़्यादा क्लासेज है और सारा कोर्स कंप्लीट एक ही जगह पर आपको मिलेगा और वो आप आराम से यहाँ से लेकर ऐप डाउनलोड करके और ऐप के माध्यम से आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, अभी अपने स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे अपना हिस्ट्री के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है ऑप्शन को, और साथ में मैंने आंसर भी लिख दिए ताकि आपको रिवाइज करने के काम भी आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है गुलाम, यहाँ गुलाम है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो मतलब आरपीएससी द्वारा या तो पूछे गए या पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में, आरएस वाले में। ठीक है, तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर और इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए गुलामगिरी नामक ये एक किताब है, ये किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ ज्योतिबा फुले ने। अब आपको पता होना चाहिए ये ज्योतिबा फुले कौन थे और इनकी कोई और ख़ास बात थी क्या। एग्जाम में वो चीज़ पूछी जाती है मोस्टली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे ज्योतिबा फुले है, इन्होंने निम्न जाति आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इनका एक खास बात जैसे गुलामगिरी है वो आपको याद हमेशा होनी चाहिए। इसके अलावा एक और है सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। तो ज्योतिबा फुले की दो बात याद रखनी है, सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी पुस्तक। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर, इन्हीं, अब ऑप्शन है, आपको ऑप्शन में भी ध्यान रखना है। अब भीमराव अंबेडकर की कोई खास बात ऐसी है वो याद रखनी है, ईवी रामास्वामी नायकर कौन थे, इनकी क्या खास बात थी वो भी आपको याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले की कोई अन्य, ज्योतिबा फुले कौन थे, तो ज्योतिबा फुले वो समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न जातियों के उत्थान हेतु आंदोलन चलाया था और इनकी एक सत्य शोधक समाज नाम का एक संगठन भी स्थापित किया था। और एक बात इनकी याद और है, ध्यान में रखना, इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले वो भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए थे। तो सावित्रीबाई फुले की एक बात ये भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शिक्षा नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। फिल्ट्रेशन सिद्धांत, यहाँ देखो मैंने, आप सिलेबस अपना पास में रखना है। सिलेबस देखोगे, आज अपने स्टार्ट किया आधुनिक भारत वाला। इतिहास में प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत तीन है। आधुनिक भारत के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। पीछे क्वेश्चन देखोगे तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हिस्ट्री का पोर्शन है अपना
उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं वो पता है। हिस्ट्री में आपकी कौन कौन से आएंगी, राजस्थान हिस्ट्री आएगी, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, उसके अलग से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने अब भारत का इतिहास आएगा, उसमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया, ठीक है, तीनों आएंगे। तो इसमें क्या हुआ है, अपने आज मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट किया है और मॉडर्न इंडिया में सिलेबस देखोगी तो पहली लाइन है जो राष्ट्रीय आंदोलन है, बौद्धिक जागरण, प्रेस, शिक्षा और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सिलेबस का है, उसी का पहले आज अपने क्वेश्चन करेंगे। प्राचीन मध्य क्यों नहीं किया, प्राचीन मध्य एक बार आधुनिक वाला हो जाए उसके बाद करेंगे। अब 150 में से हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन, कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। उस 25 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन तो आएंगे आपके राजस्थान के इतिहास से, 12 से 13 किससे आएंगे, राजस्थान वाले पार्ट से, और बच्चा है ना 12 से 13 वो आएंगे आपके भारत के इतिहास में। उस 13 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन 6 से 7 आएंगे आपके आधुनिक भारत के इतिहास से। इसलिए पहले अपने आधुनिक भारत वाला करेंगे, उसके बाद प्राचीन और मध्यकालीन करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन अलग से करवाए जाएंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो तो इस वजह से पहला अपना ज्योतिबा फुले का क्वेश्चन लिया, गुलामगिरी कहाँ आएगा, वो सामाजिक धार्मिक जो सुधार है उसमें आएगा ज्योतिबा फुले। फिर भारत की शिक्षा नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, पहले पता होना चाहिए ये फिल्ट्रेशन सिद्धांत है क्या, पता होगा। फिर देखते हैं प्रतिपादक कौन थे, किस बंदे ने ये फिल्ट्रेशन का सिद्धांत दिया था, चार्ल्स वुड ने, मेकाले ने, जेएस मिल ने और कॉर्नवालिस ने, ठीक है। पहले बता देती हूँ, फिल्ट्रेशन सिद्धांत शिक्षा का सिद्धांत था, इसे हिंदी में बोलते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसका मतलब था कि इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षित करते हैं, उच्च वर्ग के लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो उनसे छन के शिक्षा निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो ये था फिल्टर करना है, फिल्ट्रेशन सिद्धांत, अपने ऊपर वाले वर्ग है उसको पढ़ा देते हैं, उससे अपने आप फिल्टर होकर शिक्षा निम्न वर्ग तक जाएगी। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे मेकाले, मेकाले थे। मेकाले मिनट्स भी आता है, आपने शिक्षा वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मेकाले ने अधोमुखी निस्यंदन या फिल्ट्रेशन थ्योरी दी है और इसको आगे जाके ओकलैंड याद रखना, लॉर्ड ओकलैंड थे, इन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया था। तो अगर आपके ऑप्शन में मेकाले ना दिया हो और ओकलैंड दिया हो तब आपका आंसर हो जाएगा ओकलैंड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, भारत की शिक्षा नीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो या तो एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं या इनके आसपास जैसे भी होगा बताया जा रहा है उस पर पूरा आपको ध्यान में रखना है। तो आसपास की चीज़ भी पूछी जा सकती है, तो ये आपको रट लेने हैं, ठीक है। तो भारत की शिक्षा नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत मेकाले ने दिया, इसको लागू आगे जाके इस सिद्धांत को लागू किया लॉर्ड ओकलैंड ने, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र पूछा है। पहला समाचार पत्र जो भारत में प्रकाशित हुआ, द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, द कलकत्ता क्रॉनिकल और द इंडियन गजट, ठीक है। तो जिसकी इतिहास का रहा है, हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, उनको पता होगा। लेकिन हिस्ट्री जब उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि केवल क्वेश्चन करे तो आपको थोड़ा आज तक नहीं पढ़ा है तो आपको हो सकता है लगे रहा होगा कि एक कैसे क्वेश्चन है, पर इन क्वेश्चन को याद भी करना है। और आपको इसी वजह से मैंने बताया कि अगर आपने प्रीलिम्स अभी स्टार्ट किया है, आपके पास मैटर नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको एक ही जगह पर सारा कोर्स 350 क्लासेज हो चुकी है और बच्चियाँ हुई क्लासेज चल रही है, तो वो आपको एक साथ मिल जाएगा सिर्फ 3500 रुपये में। तो आप आज ही कर सकते हो, उसको ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी क्लासेस देखिए, आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और वो नोट्स है वो जैसे क्लास होगी उसी के साथ आपको पीपीटी के रूप में ई नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से याद कर लो। सिर्फ उन्हीं नोट्स से आपकी प्रीलिम्स
हो जाएगी, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है। द बंगाल गजट पहला समाचार पत्र है। किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम का व्यक्ति था। उसने सबसे पहले भारत में समाचार पत्र प्रकाशित किया, द बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट याद रखना है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की याद रखना है, भारत का याद रखना है, पहला समाचार पत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ हुआ। आगे देखो, निम्नलिखित में किसने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से पूरे विश्व को विजित करना होगा? स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्रीमती एनी बेसेंट। इनमें से किस व्यक्ति ने ये बात कही थी कि भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी पूरी शक्ति से पूरे विश्व को विजित करना होगा? तो ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जब शिकागो से अलौट कर आते हैं, जो वो धर्म सभा संबोधित करने के बाद उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। सीधा स्टेटमेंट है, याद रखना है। किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में किसने की? निम्नलिखित में से आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो पता है थोड़ा बहुत, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 में की थी। कहाँ पर की थी? बंगाल में की थी। ठीक है, बंगाल में आत्मीय सभा की स्थापना की। मुख्य उद्देश्य सती प्रथा का विरोध करना था। सती प्रथा का विरोध करना था। तो ये 3 बात एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी है। पहली बात, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की को एक आदि और कोई बड़ी संस्था आपको पता है? राजा राम मोहन राय की एक और याद रखना है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, धर्म सुधार हेतु धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है नाम ही, तो धर्म और समाज में सुधार हेतु ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। और 1815 में बंगाल में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन थे? ब्रह्म समाज से संबंधित थे। और जब ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को ये इन्होंने नेतृत्व दिया था और इनकी एक है तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद है, स्टेटमेंट अभी किया ही था स्वामी विवेकानंद का, ये भी धर्म सुधार से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या इंपॉर्टेंट बात है, कुछ पता हो तो? स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या है? आर्य समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय की, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के। तो आत्मीय सभा याद रखो, राजा राम मोहन राय 1815 बंगाल में, और सती प्रथा का विरोध हो सके इसीलिए उन्होंने एक सभा गठित की थी। आगे जाके 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, सर विलियम जोन्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने और केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी, हेस्टिंग्स के साथ मिलकर की। कब? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने 1784 में हेस्टिंग्स के साथ मिलकर की थी। ठीक है, भारतीय के विषयों का अध्ययन करने हेतु की थी इन्होंने। ठीक है, भारत के जो प्राचीन रीति रिवाज है, परंपरा है, उनके बारे में अध्ययन हेतु सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे है? सीधा इतना पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या,
इसकी स्थापना कब होती है, संस्थापक कौन थे, और भारत में इसका सबसे बड़ा अगर कोई इसका प्रचार प्रसार नेता, इसके संबंध किससे था और ये किसके धर्म से संबंधित थी, तो धर्म कौन से धर्म का उत्थान हेतु थी, तो ये ध्यान में रखना है। पहला जो क्वेश्चन है वही देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे था, ईसाई पुनरुत्थान आंदोलन से, इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन से, या हिंदुओं के पुनरुत्थान आंदोलन से, या सारे धर्मों के पुनरुत्थान से संबंधित था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो आपकी हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में होती है। इसके तहत कौन शामिल थे, एक तो थे मैडम ब्लावत्स्की, एक थे कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की 1875 में, और 1882 ईस्वी में इसका मद्रास के आरडीआर में इसका मुख्यालय स्थापित होता है भारत में। ठीक है, और भारत में अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कोई मुख्य नेता थी तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये आपको इतना थियोसॉफिकल सोसाइटी का ध्यान रखना है। जब आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ते हो तो उसमें मुख्य आता है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। उनके द्वारा मुख्य क्या क्या काम किए, उन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की, उन्होंने सामाजिक सुधार क्या किए, धार्मिक सुधार क्या किए, राजनीतिक सुधार क्या किए। उसके बाद आता है आपका प्रार्थना समाज आता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी आती है, यंग बंगाल आंदोलन आता है। तो ये चीज़ सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित है। तो इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी एक धार्मिक सुधार हेतु संस्था का होती है, हिंदू पुनरुत्थान, हिंदुओं के उत्थान हेतु है, और स्थापना 1875 में होती है मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। 1882 मद्रास के आरडीआर में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है, और श्रीमती एनी बेसेंट इसकी मुख्य संबंधित नेता थी भारत के अंदर। अब आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है। जब आप क्वेश्चन करो तो ध्यान से पढ़ना है, गलत पूछा है कि सही पूछा है। जब आप पढ़ो रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो गलत को यहीं आप अलग पेन से निशान कर दीजिए ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ गलत पूछा है, सही नहीं पूछा, गलत है। तो वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, वह विज्ञान और तकनीक के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था। रामकृष्ण मिशन शब्द आया है, पता होना चाहिए पढ़ते ही कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और किससे संबंधित था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 ईस्वी में। ठीक है, वेलूर में स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा होती है। अब इस विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। अब इसके सिद्धांत है कुछ, तो वो आपको पता होना चाहिए। 4 सिद्धांत है, चारों याद करनी है। शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, बिल्कुल मानता था। मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास उसका मुख्य उद्देश्य था, बिल्कुल था। मूर्ति पूजा का निषेध करता था। ये आपका गलत हो जाता है। ये तो गलत क्या ये पूछा था, तो आपका आंसर तो हो जाएगा सी। वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता था। रामकृष्ण मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। इसके अलावा विज्ञान तकनीक के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था, तो बिल्कुल करता था। ये भी, ये और ये तीनों बात। और यहाँ आपको मूर्ति पूजा का निषेध करता है, उसके बजाय मूर्ति पूजा का समर्थन करता था। ये ध्यान में रखना है। कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, निम्न में से रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन कौन से कथन सत्य है, और वहाँ आपको यहाँ 1, 2, 3, 4 दे देंगे। और यहाँ मूर्ति पूजा का समर्थन करता है या मूर्ति पूजा का निषेध नहीं करता, ये लगा दिया, तो इसका मतलब चारों स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। मूर्ति पूजा का निषेध करता है, इसका मतलब जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। 1, 2 और 4 है वो आपके सही हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी RS में पूछे जाते हैं। 4 स्टेटमेंट देंगे, 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, या 1, 2, 3 सही है, या 1, 2, 3, 4 सही है। तो आपको चारों स्टेटमेंट की बात है वो याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए
तो यहाँ मूर्ति पूजा का निषेध नहीं करता है, वो मूर्ति पूजा का रामकृष्ण मिशन है वो समर्थन करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा एक धर्म एक जाति मानवता के लिए एक ईश्वर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 1000 बार कोई एग्जाम में अन्य अदर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और ये किसने कहा, सीधा ऐसा कैसा क्वेश्चन है, एक धर्म एक जाति मानवता के लिए एक ईश्वर, ये बात किसने कही? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की क्या खास बात याद करके आए आज हम? गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज, स्वामी विवेकानंद, श्री नारायण गुरु और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक धर्म एक जाति मानवता के लिए एक ईश्वर की बात की थी श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण धर्म परिपालन संघ की स्थापना की, कहाँ पर? केरल में। और ये नारा दिया कि सबके लिए एक ही धर्म है, एक ही जाति है और मानवता के लिए एक ही ईश्वर है। ठीक है। तो सबकी समानता की भावना है वो बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये नारा दिया। किसने? श्री नारायण गुरु ने। और श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम नाम की संस्था है वो स्थापित की, कहाँ पर की? तो केरल में की। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में पश्चिमी शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा गया? पश्चिमी शिक्षा का मेग्ना कार्टा 1823 की पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी की रिपोर्ट को, 1833 के चार्ट एक्ट को, 1854 के सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच और हंटर कमीशन की रिपोर्ट, किसको कहा गया है मेग्ना कार्टा भारत में पश्चिमी शिक्षा का? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा का मेग्ना कार्टा 1854 में सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच है उसे कहा गया है। चार्ल्स अपने जब शिक्षा पढ़ते हैं तो अलग अलग आयोग होते हैं वो पढ़ रहे हैं। चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है, फिर हंटर कमीशन आता है, फिर जो सेंडलर आयोग आता है, एक यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। तो इस हिसाब से जितने शिक्षा के लिए प्रयास हुए उसमें पहला था सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, वो भारत वेस्टर्न शिक्षा का मेग्ना कार्टा है। इसके तहत जो कलकत्ता है, मद्रास है, बम्बई, कलकत्ता मद्रास बम्बई 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हुई। उच्च शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया और उच्च शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में हो, जो निचले स्तर पर जो एजुकेशन हो उसका माध्यम है वो देसी भाषा को। इस हिसाब से चार्ल्स वुड ने 1854 में कुछ सिफारिश की थी। किसके लिए की थी? शिक्षा, भारत में शिक्षा का स्तर है कैसा हो, किस तरह से शिक्षा पद्धति लागू की जाए, उसके सुधार हेतु कुछ सिफारिशें की थी 1854 में। ठीक है। उसको मेग्ना कार्टा कहा जाता है। वैसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच भी वही है, भारत की पश्चिमी शिक्षा का मेग्ना कार्टा भी है। अब इसकी सिफारिश में ध्यान में रखना बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, मद्रास कलकत्ता तीनों में विश्वविद्यालय और तीनों में हाईकोर्ट की भी बातें की थी। और उच्च शिक्षा का स्तर कैसे, उच्च शिक्षा में माध्यम किस भाषा को रखा जाए, निचले स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, इस तरह की उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। वो थी चार्ल्स वुड का डिस्पैच, उसे कहते हैं भारत में पश्चिमी शिक्षा का मेग्ना कार्टा। ठीक है। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई। उस धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज पढ़ी अपने, कब थी? 1828 में। ठीक है। इस ब्रह्म समाज है उसके खिलाफ कलकत्ता में एक धर्म सभा गठित हुई थी। कलकत्ता में धर्म सभा, उसके संस्थापक पूछ रहे हैं मधुसूदन दत्त, राम नारायण रतन, राधाकांत देव और मनमोहन घोष। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि उस टाइम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बहुत सारे काफ़ी हद तक उसका सपोर्ट हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था और उसके विरोध में एक संस्था बना ली जाती है धर्म सभा। उसके संस्थापक थे राधाकांत देव। राधाकांत देव है वो जो धर्म में कोई चेंज स्वीकार नहीं करना चाहते थे, यथा स्थिति को बरकरार रखना चाहते थे। और यहाँ राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। बिल्कुल उल्टे धर्म सभा की स्थापना की है। कहाँ पर की ये भी पूछ सकते हैं, तो कलकत्ता में की। किसने? राधाकांत देव ने। ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। देवबंद आंदोलन।
देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवबंद आंदोलन जिस टाइम हिंदुओं में धर्म सुधार हेतु राजा राम राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद थे, उसी तरह मुस्लिम धर्म में सुधार हेतु देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन ये चले थे। तो देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली बात तो देवबंद आंदोलन की स्थापना होती है देवबंद आंदोलन है उसको स्टार्ट किया जाता है 1867 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा। मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद के द्वारा 1867 में देवबंद आंदोलन का शुरू किया जाता है। मुख्य उद्देश्य पूछा है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, इस्लाम का सुधार और ब्रिटिश शासन का सहयोग या मुसलमानों का आधुनिकीकरण, ठीक है। तो ये था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना, इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। देवबंद आंदोलन ने जब राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का सपोर्ट किया था, कांग्रेस का समर्थन किया था और अंग्रेजी शिक्षा ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये आंदोलन आता है। उसके कब आता है? 1867 में। कौन थे? मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वैसे इस्लाम का सुधार भी इसका उद्देश्य था, लेकिन अगर मुख्य उद्देश्य इस्लाम का सुधार तो और भी आंदोलन थे। इसकी यूनिक बात थी वो ये थी कि अंग्रेजी शिक्षा का इसने विरोध किया। तो देवबंद आंदोलन, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, 1867, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या कहा है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या इनमें से कोई ने? पहली बात आपको पता होना चाहिए, सामाजिक धार्मिक सुधार में समाज सुधार की दृष्टि से कुछ कानून आए थे, वो सारे कानून पता होना चाहिए। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया है 1856 का, ठीक है। इसका प्रारूप तैयार होता है डलहौजी के द्वारा, प्रारूप होता है डलहौजी ने तैयार किया। लेकिन ये आता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किसके, गवर्नर जनरल या किस वायसराय के काल में हुआ? क्योंकि अब कैनिंग आ जाता है डलहौजी के बाद में 1856, जब 57 की क्रांति के बाद में लॉर्ड कैनिंग है वो वायसराय बन के आते हैं। तो लॉर्ड, लेकिन 1856 में इस अधिनियम को पारित किया जाता है कैनिंग के द्वारा। डलहौजी का जाना होता है, उसी साल कैनिंग आते हैं। तो प्रारूप तैयार होता है डलहौजी के द्वारा और जो ये अधिनियम है ये पारित होता है लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो यहाँ साफ पूछा है प्रारूप तैयार किसके काल में हुआ? तो आपको लगाना है लॉर्ड डलहौजी के काल में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब होता है? 1856 में। कब, किसके काल में? तो ये आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड कैनिंग के। और ऑप्शन में आपके कैनिंग भी होंगे, डलहौजी। अब आपको क्वेश्चन देखना है कि क्या पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए थे? ये ध्यान में रखना है। 4 अधिनियम है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में कौन कौन से पारित हुए, ये पूछा गया है। पहला, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन 17 के तहत, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। और इन 4 में से कितने अधिनियम है जो 1856 में पारित होता है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अभी अभी देखा आपने 1856, तो एक तो हो गया, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब अपने देखते हैं अबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन 17। सती प्रथा का निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी में पारित हुआ था। किसके काल में? रेगुलेशन 17 के तहत है। 29 ध्यान में रखना है, वो 56 ध्यान में रखना है। अब आप ये देखो कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया और आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ 4 ऑप्शन में एक सती प्रथा वाला है कि ये 1856 में पारित नहीं हुआ। क्यों? ये 1829 का ये आपको पता चल गया। अब अपने देखते हैं सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका मतलब 2 तो ऑप्शन नहीं होगा, 2 जहाँ जहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इसका मतलब ये नहीं हो सकते,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी 1856 में पारित हुआ था। तो ये क्वेश्चन लेने का एक ही था कि आपको ये पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप पेपर में कि आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ एक बात पता है, लेकिन उससे भी आपका क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ सती से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर मिल रहा है, तो इस हिसाब से भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आर्य समाज की स्थापना हुई, सीधा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई 1878 लाहौर में, 1875 बम्बई में, 1882 कलकत्ता में, 1902 कांगड़ा में। अब आर्य समाज की स्थापना कब हुई ये पूछा है, किसने की, ये तो अभी हम बता के आए हैं, क्योंकि अभी अपने पढ़ा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अब की कब है, तो 1878 लाहौर में नहीं, की थी 1875 बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह ब्रह्म समाज है, उसका ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन है कब की स्थापना हुई थी, 1897 98, सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1899, एक साल का डिफरेंस होता है, तो आपको एग्जैक्ट सन है वो याद होना चाहिए, 1875 बम्बई में। ठीक है, 19वीं सदी के आरंभ में युवा बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, केशव चंद्र सेन, माइकल मधुसूदन दत्त और स्वामी विवेकानंद। तो कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के पीछे प्रणेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो थे जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन है उसका प्रतिपादन किया था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का जो जन्मदाता या भारत का अग्रणी कहा था, हेनरी विवियन डेरोजियो को। ठीक है, तो ये यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो, ये ध्यान में रखना है। हेनरी विवियन डेरोजियो ने आगे जाके हिंदू कॉलेज है वो राजा राम मोहन राय के साथ, डेविड हेयर के साथ मिलके उन्होंने हिंदू कॉलेज भी आगे ध्यान में रखना हिंदू कॉलेज का। लेकिन इसकी मुख्य बात है वो ये है कि यंग बंगाल आंदोलन है वो किसका था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो का था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा की वैधानिकता खत्म कर दी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा की वैधानिकता है वो समाप्त कर दी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, 1835 का एक्ट 11 और 1843 का एक्ट 5। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में दास प्रथा की वैधानिकता समाप्त की जाती है 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। इस समय थे लॉर्ड एलनब्रो। लोग कई बार सीधा ये पूछते हैं कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तब आपको लॉर्ड एलनब्रो नाम याद रखना है। कब किया था? तो 1843 का एक्ट है। हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, लेकिन भारत में दास प्रथा की वैधानिकता को समाप्त किया 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। किसने? लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा इसको खत्म किया गया था, ये ध्यान में रखना है। और कभी ऐसा पूछ ले कि किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया, तब 1833। लेकिन यहाँ भारत में पूछे कभी भी तो ये आपको 1843 का एक्ट 5 ध्यान में रखना है, एलनब्रो का याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय थे? सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे आपको इनमें से ही एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकहितवादी, ये लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय कौन थे? ये यूपीएससी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आरएस में भी इसको पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय अक्षय कुमार दत्त थे, गोपाल हरि देशमुख थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे या महादेव गोविंद रानडे थे? तो गोपाल हरि देशमुख है
वो लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय थे। इन्होंने एक लोकहितवादी पत्रिका प्रकाशित की थी, लोकहितवादी पत्रिका, और उस पत्रिका के कारण इन्हें आम जन में लोकहितवादी कहा जाने लगा और ये लोकप्रिय भी लोकहितवादी नाम से हो गए। कौन? गोपाल हरि देशमुख है, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस एक ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में भूमिका निभाई? नेटिव मैरिज एक्ट है तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और श्याम चंद्र दास। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित होता है केशव चंद्र सेन के प्रयास से। ठीक है, इसमें क्या कि नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़के और लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। लड़की की 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष। ठीक है, और इस एक्ट के तहत अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दी गई थी। और किसके प्रयास से? केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। और आगे नेटिव मैरिज एक्ट है, फिर इसके आगे जाके जैसे शारदा एक्ट आएगा, अपना शारदा एक्ट है 18 जो ये तो 1872 का, वो 1929 का शारदा एक्ट आएगा। जैसे बाल विवाह को खत्म करने हेतु समय समय पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून या एक्ट पारित किए गए, वो है उनमें से पहला एक्ट है 1872, वो है आपका नेटिव मैरिज एक्ट। और प्रयास केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन का संबंध था ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर के हाथ में आती है, देवेंद्रनाथ के बाद केशव चंद्र सेन के हाथ में आती है। लेकिन केशव चंद्र सेन और उन अन्य में मतभेद हो जाता है तो ब्रह्म समाज आगे जाके दो भागों में बट जाती है। तो सीधा सीधा आप देख सकते हो कि इसका संबंध ब्रह्म समाज से था। और ब्रह्म समाज का मेन मकसद समाज सुधार था, महिलाओं की स्थिति में सुधार होना चाहिए, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का उन्मूलन किया। तो इस हिसाब से ब्रह्म बाल विवाह के विरोध में इनके प्रयास से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित होता है, जिसमें लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की जाती है और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी जाती है इस एक्ट के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2। आप पिछले पेपर देखोगे जो आधुनिक भारत के क्वेश्चन हैं, उनमें से किसी भी कोई क्वेश्चन आप देखोगे आपको सीधा मिलेगा कि वहाँ क्या मोस्टली सुमेलित करना पूछा जा रहा है। यहाँ देखो, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, यूनिवर्सिटीज एक्ट और शेडलर कमीशन ये दिया हुआ है। और एक तरफ दिए हुए सन दिए हुए 1919, 1904, 1882 और 1854। अब आपको ये तो समझ आ गया कि शिक्षा में सुधार हेतु जो आयोग या समय समय पर जो डिस्पैच पारित हुए थे वो दिए हुए हैं। पहला वुड डिस्पैच आता है, फिर हंटर कमीशन आता है, फिर यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, शेडलर कमीशन आता है। अगर आपको इस हिसाब से याद है तो भी ये सुमेलित हो रहा है। वैसे इनकी सन एग्जैक्ट आपको याद है होने चाहिए। तो वुड डिस्पैच आपका 1854 है, हंटर कमीशन 1882 है, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 है और शेडलर कमीशन आपका 1919 है। अब यहाँ याद ये भी होना चाहिए साथ में, जब जो शिक्षा वाला आयोग या कमीशन या एक्ट बनता है उस टाइम के गवर्नर जनरल या वाइस राय कौन थे वो भी पता होना चाहिए। जैसे वुड डिस्पैच 1854 याद होना चाहिए, हंटर कमीशन 1882 है, यूनिवर्सिटी एक्ट है 1904। अब ये करजन के काल में है, ये रिपन के काल में है और 1854 में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे और शेडलर कमीशन 1919 के काल में। तो ये आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। अब इतना आप पता होगा तो सुमेलित करने की जरूरत नहीं। ए का 4 हो गया, ये देख लो, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब इन सुमेलित करने वालों में भी आपको मान लो ये तो ईजी था या ऐसा आपको इस तरह से याद हो, मान लो पहला वुड डिस्पैच आता है, फिर हंटर आता है, फिर यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, फिर शेडलर कमीशन आता है। आपको पता नहीं और आपको सुमेलित करना सही से आ रहा है तो आपको ए का 4 आ गया, तो ए का 4 यहाँ और यहाँ 2 में है, तो इसका मतलब 2 तो कट हो गए, ये नहीं है और ये नहीं है, एक आ रहा है। अब 2 ऑप्शन में से एक निकालना है। फिर देखते हैं कि हंटर कमीशन है 1882 है, हंटर कमीशन 82 का पता हो तो ये 82 वाला, ये 3 है, 1 है, इसी से हो रहा है आपका। ठीक है, तो इससे आपका ए आंसर सही हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इन 4 बात में आपको 2 बात अच्छे से याद हो, सन याद हो,
तो उससे भी सुमेलित हो सकता है। थोड़ा जब सुमेलित करो तो थोड़ा इस बात को भी ध्यान में रखना है कि एक से क्वेश्चन हो रहा है, कई बार एक आए उससे भी ये सुमेलित हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन करो तब आपको ये बातें पता होनी चाहिए, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करो। ये यहाँ आंसर लिखे हुए हैं, अगर बिना देखे भी आपको इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। आप टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितने नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएंगे। दिक्कत रहती है नेगेटिव मार्किंग की। अगर आप कम से कम नेगेटिव मार्किंग कर पा रहे हो, कम से कम जो आपके सही है वो गलत नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को, आते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बार बार वही आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग है। स्वामी विवेकानंद का मुख्य काम क्या था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1857 में। महादेव गोविंद रानडे कौन थे? महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज से संबंधित थे, ये भी समाज सुधारक थे, धार्मिक सुधार आंदोलन में इनका योगदान था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज आत्मीय सभा कर ली। रामकृष्ण परमहंस है जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये ध्यान में रखना है, विवेकानंद जी का ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना होती है 1871 में। तो किसके लिए? विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। अब इसकी स्थापना की किसने? वीरे सालिंगम ने, केटी तेलंग ने, बहराम जी ने, या गोपालाचार्य ने? किसने की? तो ये ध्यान में रखना है, वीरे सालिंगम पोंटुलू थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। और दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज है, जो आपका एक आएगा, प्रार्थना समाज है, धार्मिक सुधार से संबंधित है, और उसी को दक्षिण भारत में जो प्रार्थना समाज है वो इसको कहते हैं राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन को कहते हैं। कब स्थापित हुई? 1871 में स्थापित हुई। किसने की? वीरे सालिंगम पोंटुलू ने की। किसके लिए की? विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की थी। ये ध्यान में रखना है आपको, सन ध्यान में रखना है, संस्था का नाम ध्यान में रखना है, और बंदा जिसने योग की स्थापना वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ये सही कालक्रम याद होना चाहिए। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कालक्रम आपको पता होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन आता है इसका एक तो पहला, पुन्ना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, कार्लाइल परिपत्र, हंटर कमीशन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको चारों के चारों की अगर सन आपको पता है कब स्थापित हुआ, तब आप इनको कर सकते हो। इसके अलावा आपको और किस हिसाब से कर सकते हो। पुन्ना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता होना चाहिए कब होती है? 1906 में होती है। 1906 में होती है। डी के कर्वे के प्रयासों से पुन्ना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कार्लाइल परिपत्र क्या होता है? इसकी स्थापना होती है 1905 में। है क्या ये? 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो विद्यार्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है। तब कार्लाइल था उस टाइम बंगाल का सचिव। बंगाल के सचिव ने विद्यार्थियों को धरना दिया। इसके तहत उनकी जो संस्थान थे उनको उनके द्वारा जो छात्रवृत्तियां, जो अनुदान दिया जा रहा था, उनको बंद करने की धमकी दी, ताकि जो विद्यार्थी है वो धरना प्रदर्शन ना करे, ताकि वो विद्यार्थी बंगाल विभाजन का विरोध ना करे। तो वो जो धमकी भरा परिपत्र था वो था कार्लाइल परिपत्र। तो कब का? ये 1905 ईस्वी का है। हंटर कमीशन आप पढ़े हैं तो अब तक तो याद हो गया होगा। कब का है? 1882 का। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु जाना जाता है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद के द्वारा, सर सैयद अहमद के द्वारा। अब आपको सन पता हो गया, अब आप आराम से इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो आराम से कर सकते हो। पहले क्या आया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो 4 नंबर आया पहले, तो यहीं से आपका हो गया। फिर अंडर कमीशन आया 82 का, फिर कार्लाइल पत्र है और पूना में महिला विश्वविद्यालय 1906। तो 4 3 2 1 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये याद भी कर लेना, साथ में 4 है, कब हुई ये पता होना चाहिए आपको। ऐसे और भी कोई बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनका कालक्रम पता होना चाहिए। सीधा पूछते हैं, जैसे आगे अपने ये तो समाज सुधार वाला एक चैप्टर लिया, उसके क्वेश्चन बनाए हैं। आगे अपने जैसे गांधी जी का आगमन देखेंगे तो उसमें सारी घटनाक्रम, रोलट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय आंदोलन हो गया, तो उनका कालक्रम पूछा जाता है। पीछे के पेपर देखोगे तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो वो ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर चलो, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण जो परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर चलो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने हिंदू धर्म का जो वेद में जो हिंदू धर्म का रूप है उसको भारत में पुनर्स्थापित करने, हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनमें सुधार करने, अन्य धर्मों से जो बात, अन्य धर्मों जैसे धर्मांतरण हो रहा है तो उनका वापस हिंदू धर्म की ओर लाने हेतु इन्होंने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। और उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। एक ध्यान में रखना, कई बार सीधा पूछ सकते हैं कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन चलाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बात और क्या की अपने, आर्य समाज। क्या आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। कहाँ पर होती है? बम्बई में होती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वेदों की ओर चलो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, जो आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय है, उन्होंने तू है फुतुल मुआवदे नाम की पुस्तक लिखी। तू है फुतुल मुआवदीन, ठीक है। और स्वांद कौमुदी नाम का पत्र जारी किया, स्वांद कौमुदी। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। अब इन्हें राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा गया था। किसके द्वारा? तो एक मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था और उन्हें जो ये राजा की उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और लंदन भेजा था और वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने भेजा था और राजा राम मोहन राय की ये बातें आपको ध्यान में रखने हैं। कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? प्रार्थना समाज का अपने पहले जिक्र कर चुके हैं। प्रार्थना समाज भी समाज सुधारक संस्था थी और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना वो देखो, पहले ये देखो, प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपने आज की क्लास भी अच्छे से ध्यान से किया तो आपको अब तक आइडिया आ गया। अगर आज तक कभी भी आपने प्रार्थना समाज का नाम ही नहीं सुना लेकिन आपने ढंग से अब तक की ये 25 क्वेश्चन किए हैं तो भी आपको पता हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, ये पूछा है। कौन संबंधित नहीं है? और देवेंद्रनाथ टैगोर का बहुत बार अपने बात हो चुकी है कि ये ब्रह्म समाज से संबंधित थे। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर जिसने संभाली वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर हो गया कि प्रार्थना समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित नहीं थे। आत्माराम पांडुरंग, आरजे भंडारकर और एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे है वो प्रार्थना समाज से संबंधित थे और इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में।
ठीक है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और आरजी भंडारकर ने महादेव गोविंद रानाडे के निर्देश पर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और देवेंद्रनाथ टैगोर इससे संबंधित नहीं है। ओके। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये बात देखो अपने जब कालक्रम देख रहे थे तब मैंने बता दिया आपको कि 1906 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित होता है। किसने, वहाँ मैंने बताया था डी के कर्वे के प्रयासों से भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पुणे में होती है, 1906 में होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब श्रीमती एनी बेसेंट ने ऐसी कोई संस्था हाँ की है, स्थापित की है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। रमाबाई रानाडे कौन थे, तो इसकी कोई खास बात है क्या, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया डी के कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सी आर दास और जगजीवन राम। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है क्योंकि सेम अखिल भारतीय नाम है, अखिल भारतीय दलित संघ, नाम का फर्क है। ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन है, वो किसने स्थापित की, वो की थी बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने, और यहाँ अम्बेडकर ने, और यहाँ है अखिल भारतीय हरिजन संघ। गांधी जी ने दलित वर्ग को हरिजन का नाम दिया था और अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाया था कब, 1932 में। तो ये ध्यान में रखना है। और इस हरिजन संघ के पहले अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला को पहला अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। 1932 ध्यान में रखना है। अगर आए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ तब आपको ध्यान में रखना है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान में याद रखना है आपको। निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है। पश्चिमी भारत के, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक कौन है, आधुनिक भारत के है राजा राम मोहन राय, और पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के जनक एम.जी. रानाडे, बी.एम. मालावरी, आर.जी. भंडारकर और के.टी. तेलंग। तो एम.जी. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे हैं, इनको पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने पश्चिमी भारत में जो धर्म सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार की, इस वजह से इनको पश्चिमी भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है। 1929 के शारदा एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था। पहली बात, शारदा एक्ट है उसका संबंध किससे है ये पता होना चाहिए, किसके प्रयासों से लाया गया ये पता होना चाहिए। कितने के, ज़्यादा एक्ट नहीं है, 5-6 एक्ट है जो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है, किस समय पारित हुआ और कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में आया था, ये पता होना आपको जरूरी है। तो 1929 सन तो यहाँ दे दिया। शारदा एक्ट का प्रावधान क्या है, इसने विधवा विवाह को स्वीकृति थी, नहीं। इसने कारखानों में बच्चों की नौकरी पर प्रतिबंध लगाया, नहीं। इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की, बिल्कुल की थी, ये ध्यान में रखना है। कारखानों में महिलाओं की नौकरी के नियम ने, नहीं। तो ये बाल विवाह से संबंधित है, 1929 का है। हरविलास शारदा के प्रयास से लाया गया था, हरविलास शारदा, शारदा के प्रयास से एक्ट लाया गया था जिसमें लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 वर्ष निर्धारित की थी, ये ध्यान में रखना है। तो बाल विवाह को खत्म करने हेतु अगर नियम देखें तो शारदा एक्ट है 1929 का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 30 क्वेश्चन आज के अपने कंप्लीट हुए। इसी तरह आपके डेली के क्वेश्चन आएंगे 30-40 अभी आ सकते हैं, कई बार इसी का ज़्यादा, कई बार 40-50 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, बार बार रिवाइज करना है, इनके आसपास की जो बातें हैं वो ढंग से करनी है। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री की क्लासेज है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। आप बस इनको अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कीजिए, आपको जब एग्ज़ाम दोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि इनसे आपको कितना फ़ायदा पहुँचा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं अपने
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।